हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पेंशाला के आज के इस वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है चैप्टर 3 का पार्ट 4 है, जहां हम समझेंगे कि कभी भी एक इशूइंग कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू लाती है तो उस केस में रजिस्ट्रार एंड सेबी के क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है जब भी कोई इशूइंग कंपनी एक नई इशू के साथ आती है। रजिस्ट्रार जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होती है जो कि बैक ऑफिस या रिकॉर्ड कीपिंग के सारे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी एक इशूइंग कंपनी जब एक न्यू इशू के साथ आती है तो कंपनी कितने इशू ला रही है उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार अपने पास रखती है। जब वो इशू लाती है वो कितने शेयर्स का इशू ला रही है, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, इन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। कितने लोगों ने एप्लीकेशन मनी प्रोवाइड किया है उनके रिकॉर्ड्स रखती हैं। जिन जिन को शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके भी रिकॉर्ड्स रखती हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट होते हैं तो उनका डिटेल्स भी रजिस्ट्रार अपने पास मेंटेन करती है, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं उनको फंड्स रिफंड करने का काम भी जो है वो रजिस्ट्रार ही देखता है। उसके बाद एक और चीज आती है जब इशू खत्म हो जाती है। तो जैसे देखिए यहाँ फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज, ये फाइनलाइज करती है कि कौन कौन ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्हें शेयर्स अलॉट हो गई हैं। सेकंड होता है जिन्हें शेयर्स नहीं मिले हैं उनको वो फंड्स रिफंड कर देती हैं। सेकंड, थर्ड होता है जब भी किसी को शेयर्स अलॉट हो गए हैं तो उनका डीमैट शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं विद दैट शेयर्स। ये काम भी रजिस्ट्रार का ही होता है। रजिस्ट्रार बेसिकली जितने भी शेयर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका एक लिस्ट अपने पास प्रिपेयर रखती हैं। फिर क्या होता है, फ्यूचर में कभी भी अगर ये इशूइंग कंपनी सपोज डिविडेंड पे करना चाहती है या राइट्स इशू लाना चाहती है तो वो रजिस्ट्रार के मेंटेन किए गए लिस्ट को रेफर करके ही अपने राइट्स और डिविडेंड पेमेंट जो है वो इशू करती है। फिर देखते हैं व्हाट इज द सेबीज रोल इन इशू। पहले एक बात समझिएगा, रजिस्ट्रार जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, वेर एज सेबी जो होते हैं वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब सेबी का ये रोल आता है कभी भी अगर कोई कंपनी एक नई इशू लाती है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी अगर राइट्स इशू लाती है जिसकी वैल्यूएशन जो है मोर देन 50 lakhs की होती है, उस टाइम सेबी का रोल आता है इशूइंग कंपनी को, जो पब्लिक इशू या राइट्स इशू ला रही है उनको एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करके सेबी के पास जमा कर देना होता है, जिसे हम लोग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे वो इशूइंग कंपनी मेंशन करती है कि वो जो पर्टिकुलर इशू ला रही है उसमें वो क्या क्या ऑफर करती है। तो कंपनीज को ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है सेबी को देना पड़ता है। एंड सेबी जो है, देन सेबी क्या करती है, वो सब डिटेल्स चेक करती है वेदर द इशूइंग कंपनी जो है उन्होंने सब चीज अपना डिस्क्लोज किया है कि नहीं। जब ये इशूइंग कंपनी अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी को देते हैं, सेबी सिर्फ अपना एक ऑब्जर्वेशन जो है पर्टिकुलर इशूइंग कंपनी के ऊपर अपना बस एक ऑब्जर्वेशन बताती है, और ये ऑब्जर्वेशन की वैलिडिटी जो है 3 months की होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन इशूइंग कंपनी सेबी को अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देती है उसके बाद जैसे ही सेबी अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उससे 3 महीने के अंदर अंदर इशूइंग कंपनी को अपने पब्लिक इशू या राइट्स इशू के साथ आना रहता है मार्केट में। डज इट मीन्स दैट सेबी रेकमेंड्स एन इशू? अगर सेबी कोई कंपनी की ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो है या पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है अगर वो स्क्रूटिनाइज, अगर वो ऑब्जर्व करती है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सेबी हमें रेकमेंड कर रही है? सेबी जैसे ही अपना ऑब्जर्वेशन बताती है एक पर्टिकुलर इशू में, तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेबी ही है जो हमें वो इशू, हमें एज एन इन्वेस्टर सेबी ही इशू को रेकमेंड करती है? तो द आंसर इज नहीं।
बेसिकली कोई भी इशू जो होती है इशूइंग कंपनी अपने एंड से लाती है। सेबी का बस ये काम होता है ये देखना, बेसिकली ये ऑब्जर्व करना कि इशूइंग कंपनी जो क्लेम्स कर रही है, जो इशू ला रही है, उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेबी सेबी अपने तरफ से रेकमेंड करती है कोई पब्लिक इशू। सेकेंडली, सेबी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है इफ जो इशूइंग कंपनी है वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की नहीं है। अगर जिस प्रोजेक्ट या स्कीम या ऑब्जेक्टिव के लिए कोई इशूइंग कंपनी कोई पर्टिकुलर न्यू इशू लाती है, वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सेबी की नहीं होती है। बेसिकली सेबी का बस ये काम होता है ये देखना कि कंपनी ने अपने साइड से डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अगर इशू लेके आती है, वो अगर साउंड कंपनी है, फाइनेंशियली स्टेबल है या फाइनेंशियली अनस्टेबल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी नहीं लेता है। अगर वो जो स्टेटमेंट इशूइंग कंपनी जो भी क्लेम करती है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करती है, वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सेबी नहीं लेता है। सेबी बस ये अपना एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि वेदर डिस्क्लोजर सब किया गया है कि नहीं। तो इन्वेस्टर्स को बड़े ध्यान से सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनका रिस्क फैक्टर समझना पड़ेगा कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले, क्योंकि सेबी अपनी तरफ से जो भी इशूइंग कंपनी है, जो भी नए तरह के इशू जो आते हैं मार्केट में, बी इट इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज के रिलेटेड, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की नहीं है। डज सेबी टैग मेक्स वंस मनी सेव? इसका मतलब ये होता है कि सपोज सेबी ने अगर कभी कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, तो क्या हम ये मान लें कि इन्वेस्टर्स के फंड्स सेफ रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेबी सिर्फ अपना एक ऑब्जर्वेशन देता है कि डिस्क्लोजर जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब सब चीज जो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन्वेस्टर्स की है कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। तो कभी भी इन्वेस्टर्स अगर कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान से उन्हें ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, रिस्क फैक्टर समझना चाहिए, एंड अगर वो कंफर्टेबल है तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए कोई भी नए इशू में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इशूइंग कंपनी जब भी कोई न्यू इशू लाती है, सेबी जो है अपने साइड से कोई भी इशूइंग कंपनी को सपोर्ट नहीं करती है या उनके साथ अपने आप को खुद को एसोसिएट नहीं करती है। तो इन्वेस्टर्स को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कोई इशूइंग कंपनी नए इशू के साथ आ रही है तो सेबी ने अपना अप्रूवल दिया है या सेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि इन्वेस्टर्स के पैसे सेफ रहेंगे। और एक और चीज है, सेबी ने अपने एंड से ही बोला है, बताया है कि इन्वेस्टर्स को कोई भी टिप्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए और कोई भी अनऑफिशियल तरह से कोई भी अनऑफिशियल मैसेज या इंफॉर्मेशन जो आते हैं उनमें उस पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं या जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, काइंडली ध्यान रखिएगा कभी जब भी आप कोई सिक्योरिटी में, बी इट इक्विटी या डेट सिक्योरिटी में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं, काइंडली कंपनी के प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़िए, कंपनी के बिजनेस को, ऑब्जेक्टिव को समझिए, किस लिए वो फंड इशू कर रही हैं, किस लिए वो सिक्योरिटीज इशू कर रही हैं, किस लिए वो फंड रेज कर रही हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी से एसोसिएटेड है, और अगर आप उतना पर्टिकुलर रिस्क लेने के लिए सक्षम है या आप आपकी रिस्क एपेटाइट जो है बहुत अच्छी है, तभी उस इशू के साथ आगे प्रोसीड कीजिए, वरना इशू में अप्लाई करना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे प्रीवियस वीडियो जो है इसी फाइनेंशियल मॉड्यूल के सीरीज के वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस
आपको मिलते रहे, और फाइनेंशियल मार्केट में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो भी आपको पता रहे। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।